बोलने की आज़ादी पर पहरा है, ऊपा का साया गहरा है। क्या ये न्याय की परिभाषा है? ये सवाल हम सरकार से करते हैं। आइए मिलके करते हैं आज इसका खुलासा। सरकार से जो हमारा सवाल है वो ये है कि कानून के हाथ तो लंबे हैं, पर क्या कब तक चलेगा ये खेल? उमर खालिद को आज़ादी मिलेगी बेल या जारी रहेगी जेल? आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके, जो ना सिर्फ आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट आपका प्रीलिम्स का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे जो चर्चा होने वाली है, इसके अंदर हमने कानून, आज़ादी और देशभक्ति से जुड़े आपके सवाल हैं। मेरा नाम शुभम है, करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह आज भी हमारे डिस्कशन में आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर समीर पांडे जी के साथ। आइए सर। थैंक यू शुभम। थैंक यू सर। तो आज का जो हमारा आपका डिबेट है वो है आपका बेल और नो बेल। ठीक है, थोड़ा सा आपका मैं जो क्यों ये न्यूज़ मेरा उससे आपका अवगत कराया था जी। सो बेसिकली जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट डिनाइड बेल टू उमर खालिद, कोटिंग दैट the allegations on him falls under the terrorist activities that are extended definition of UPA। तो यूपा की जो एक्सपेंडेड डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट उसके अंदर आपका आता था, जिसकी वजह से इनको बेल डिनाई कर दी गई। बट लेटर ऑन इन मई लास्ट मंथ ही आपका दोबारा से इस जजमेंट को ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये माना कि ये जो कहीं ना कहीं आपका पनिशमेंट इन डिसगाइज है। स्पेसिफिकली जो आपका सेक्शन है 43D5, ये ऊपा का जो लगता है आपका, ये हमेशा आपका ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 के ऊपर लगेगा आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो इनकार्सरेशन की बात है आपका वो देखने को मिलते हैं जी। तो इसलिए जजमेंट को आपका ओवररूल किया गया। अब देखिए, ये जो केस था जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं वो बेसिकली 2020 से आपके लिंक है, जो आपके एंटी सीए राइट्स थे आपके। ठीक है, उसमें फरवरी माह में आपका उमर खालिद और इनके कुछ आपके और भी आपके जो इंपॉर्टेंट बंदे थे इनके साथ, जैसे शकील इमाम और ये सब लोग हैं, इनके ऊपर ये केस चला आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने इनको ऐसा चार्ज किया गया कि बेसिकली दे वर द मेन मास्टरमाइंड्स बिहाइंड दिल्ली राइट्स। ठीक है, और खासकर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स देखने को मिले, क्लेमिंग 45 आपकी डेथ हिंदू साइड से हुई, इतनी ही कुछ आपके मुस्लिम साइड से भी थी। तो वो जो आपका पूरा का पूरा कम्युनल वायलेंस था, उसके पीछे मास्टरमाइंड ये थे। बट अब जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो है आपके प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन एंड लीगल बैटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट लाइक उमर खालिद। ठीक है, अब ऊपा का जो आपका एक्ट है बेसिकली इट्स अ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, बट इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो है आपके इनडेफिनेट आपके ट्रायल पीरियड के लिए, तो कन्विक्शन से पहले ही आपका इतने टाइम की पनिशमेंट आपको देखने को मिली। जी जी। सो थोड़ा सा आप हमें पहले ऊपा के बारे में बताइए कि ऊपा आपका एक्ट जो है वो है क्या? देखिए, ऊपा का जो एक्ट है, अधिनियम है, ये पहली बार 1967 में आपका बना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इसमें अविधिक गतिविधियां निवारण अधिनियम आपका इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अधिनियम नहीं था। इसके बाद एक बहुत ताकतवर अधिनियम आया, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसके अंदर संजय दत्त जैसे लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद उसको 10 साल का वो था, 10 साल के बाद उसको समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और अधिनियम आपका बना, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 2002 में, 2004 में उसको फिर रिपील कर दिया गया। मुख्तार अंसारी जी शायद इसी से जी, तो पोटा। तो अब आप देखिएगा कि 2004 ऑनवर्ड्स हमारे पास कोई बहुत ताकतवर अधिनियम नहीं था जिसके अंदर किसी भी आतंकवादी गतिविधि या कोई भी आपके देशद्रोह के विरोध में कोई काम करे तो उस पर कोई आपके अधिनियम लागू। एक और एक्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आपका है। फिर 2008 में जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 300 लोग आपके मारे गए, 300 प्लस लोग मारे गए, उसके अंतर्गत एनआईए बनाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ऊपा को सुधारने का प्रयास किया गया और फिर 2019 में इन दोनों अधिनियम को एक साथ अमेंडमेंट किया गया। ऊपा को और मजबूत किया गया और एनआईए को और मजबूत किया, एनआईए की संस्था को बहुत मजबूत किया गया। ऊपा के अंतर्गत क्या किया गया, आप देखिएगा कि पहले हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल टेररिस्ट होते थे उनको हम लोग नहीं पकड़ सकते थे। जैसे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अगर कोई पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के हाफिज सईद जैसे
या ऐसे जो आपके आतंकवादी गतिविधि कर रहे थे, हम ऑर्गेनाइजेशन को तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते हैं, इंडिविजुअल को नहीं पकड़ सकते थे। बिल्कुल सर। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट हैंडीकैप थे, यूएससीए डिक्लेयर कर देता था, हम फंस जाते थे। तो गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा विचार किया और ऊपा में अमेंडमेंट किया और कहा कि इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही, प्लस एनआईए को यह भी मैंडेट दिया गया कि वो इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी प्रोसिक्यूशन करने का अधिकार रखता है। वो जो भी समीकरण बनेगा दूसरे देश के साथ, उसके अनुसार आपका होगा। और एनआईए के अंदर जो आपका पावर दिया गया, उसको ये दिया गया कि किसी भी इंडिविजुअल को इसको टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जा रहा है ऊपा के अंदर और एनआईए के साझा मिलके, तो वो उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्ती कर सकता है। उस स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पहले परमिशन लेना होता था, अब परमिशन लेना नहीं होगा। दूसरी बात, एनआईए में ये भी चेंज किया गया कि जो आपके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता था वो एसीपी रैंक का ऑफिसर होता था, अब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को भी इसमें दिया गया कि वो प्रोसिक्यूशन कर सके। तो दायरा बढ़ाने का प्रयास किया गया। बड़े सारे मामले जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज से नहीं हैं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए हैं, संगठित अपराध से जुड़े हुए हैं, उसको भी ऊपा के मैंडेट में आपका डाला गया, एनआईए के मैंडेट में डाला गया, ताकि अगर कोई भी अपराध जो आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा आपको अगर देखने को मिलेगा, तो आतंकवाद और संगठित अपराध आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे चलते हैं, सहचरी संबंध है इन दोनों का। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो गया, ठीक है, ऐसी स्मगलिंग की एक्टिविटीज हो गई, जो आपके जानवरों की तस्करी कर रहे हैं, मानव की तस्करी कर रहे हैं, ये सब चीजों को भी शामिल कर दिया गया और ऊपा के डायमेंशन को, एनआईए के डायमेंशन को इंक्रीज किया गया। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। हमारे देश में कोई भी ऐसा काम करेगा जो देशद्रोह है, देश के विरोध में है, भारत की अखंडता एकता के विरोध में है, लॉ एंड ऑर्डर को टैकल कर रहा है, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कोई ऐसे भाषण दे रहा है जिसमें दंगा होने की संभावना है, कॉमनल राइट्स होने की संभावना, तो उन लोगों के ऊपर ये लागू होगा ऊपा। तो ये ऊपा आपका अधिनियम सबसे इस समय प्रबल अधिनियमों में से एक है, अलॉन्ग विथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और इसका जो संस्था जो इसके अंतर्गत जिसको काम करना होता है, दैट इज एनआईए। ठीक है सर, तो ये तो आपने बता दिया कि ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट, इंडिविजुअल टेररिस्ट कर सकता है, ब्रॉड स्कोप है आप इसका, वो सारी चीजें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपका ड्रग्स, आपका ट्रैफिकिंग, वो सब भी आपसे इन्वॉल्व है आपका। एक्सटेंडेड कस्टडी की बात भी समझना है, बट जो प्रॉब्लम मेन जो आ रही है वो है आपका स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस। ठीक है, तो स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन को मैं आगे लेके चलूंगा। सो हमारे पास ये प्रिंसिपल है कि बेल इज मतलब बेल इज द नॉर्म, बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो सर ये जो चीज है आपका, प्लस अब जो हम इसमें वर्सेस देख रहे हैं आपका, ये क्यों डिबेट है हमारी, तो वर्सेस आपका कहीं ना कहीं आपका ये है कि जो स्पीडी आपका जो आपके कुछ ऐसे स्पेशल टेररिस्ट एक्टिविटीज है आपके, या कुछ आपके एक्ट्स हैं, तो उनके साथ इनका टसल है। ठीक है, बेसिकली ये जो केस था आपका, ये अगर हम इसको आगे देखेंगे तो राजस्थान का आपका केस है आपका। ठीक है, तो राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना आपका ये चीज कि आपका जो जेल वाली जो चीज है, इट्स एन एक्सेप्शनल मेजर। ठीक है, बेल शुड बी द नॉर्म। और वो क्यों है ऐसा, बिकॉज हमारे इंडिया में आपके तीन बातें चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, presumption of innocence। ठीक है, so whenever any accused is not found guilty, it is presumed that it is, मतलब he or she is innocent। ठीक है, तो innocent वाली बात है, इसलिए वो बेल आपका है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है आपकी। ठीक है, तो आर्टिकल 21, 22 इसके लिए बिल्कुल आपका बात करते हैं। फिर स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया आपका, उसके अंदर भी यही है कि until and unless ये प्रूव ना हो जाए कि वो जो अक्यूज्ड है आपका, वो आपका कहीं ना कहीं फ्ली कर सकता है जस्टिस को, या आपके कहीं ना कहीं टेम्पर कर सकता है विद एविडेंस, और इंटिमिडेट कर सकता है विटनेसेस को, तब तक आपका बेल आपको देने मिलेगा। हाँ। तो अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं है, ये क्या, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो टेररिस्ट एक्ट आप देखिएगा, पहली बात तो हम लोग देखेंगे टेररिस्ट एक्ट कहाँ पे हमारे यहाँ पे परिभाषित है। तो एक तो ऊपा के अंदर डिफाइंड है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर डिफाइंड है। दूसरा भारतीय न्याय संहिता अभी जो नहीं है, जो नया वाला है, उसमें आपका डिफाइंड है, और उसमें बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन, ऊपा का डेफिनेशन एज इट इज उठा के उसमें रख दिया गया है, लगभग बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाया गया है। आप आग का उपयोग कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव का उपयोग कर रहे हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल वेपन का उपयोग कर रहे हैं, किसी भी तरह के किसी हथियार का उपयोग कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को, किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी लोगों को,
स्टेट की अगेंस्ट काम कर रहे हैं, स्टेट की यूनिटी इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो टेररिस्ट एक्टिविटी को बड़ा ब्रॉड डिफाइन किया गया इन दो जगहों पे, एक तो ऊपा में डिफाइन किया गया है, दूसरा आपके जो भारतीय न्याय संहिता आपका बना उसमें डिफाइन किया गया है। अब देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप देखिएगा कि जो टारगेट होते हैं वो एक्चुअली में मैसेज कैरियर का काम करते हैं। तो जैसे जिन लोगों को मारा गया या जिन लोगों को हानि पहुंचाई गई, दे आर नॉट द रियल टारगेट्स ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी, दे आर द मैसेज कैरियर्स एंड द मैसेज इज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री टू गेन सर्टेन साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एज फ्रॉम दैट गवर्नमेंट। तो ऐसी जो भी गतिविधियां हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो सीधे सीधे राज्य के संप्रभुता, अखंडता, एकता को चुनौती देती है। उसमें गवर्नमेंट को बहुत सजग रहना पड़ेगा। और ये भारत की स्थिति नहीं है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करिएगा तो पोस्ट 9/11 उन्होंने तो गुआंटानामो बे का नाम अगर आप सुने हो तो बिना कोई ट्रायल, बिना किसी उसके 10-10 साल, 12-12 साल तक लोगों को रखे हैं। अब ये कोई आपका एक तरह से कहा जा सकता है कि आइडियल नहीं बन सकता पूरे विश्व के लिए, वो भी गलत है कि आप इस तरह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते विदाउट एनी प्रॉपर ट्रायल और केवल शक के आधार पे आप कर दे रहे हैं। लेकिन देश हित सर्वोपरि है। देश हित में अगर आप कोई विरोध काम कर रहे हैं देश हित के, तो उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि अगर आपको छोड़ा जाएगा तो आप टारगेट किसको करिएगा? किसी इंडिविजुअल को नहीं, मास को टारगेट कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, जैसे आप आर्टिकल 21 और 22 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी बात कहा गया कि आपको सारे अधिकार हैं, 24 घंटे के अंदर आपको किसी के पास आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, कारण बताया जाएगा, ठीक है, और आपको वकील करने का अधिकार है। 24 घंटे जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो पुलिस कस्टडी में 24 घंटे उसके बाद रिहा कर देगी, जितने समय आपको न्यायाधीश ने बोला है बंद रखने के लिए। उसके बाद 24 घंटे जैसे ही आपका समाप्त होगा तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिहा कर दिया जाएगा। अब ये सब प्रोविजंस, लेकिन उसी आर्टिकल 22 में एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस बात को मानता है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई बातें हैं। संविधान खुद इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैटर्स में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और शक के आधार पे। ठीक है सर, तो जैसे वो जो चीज थी आपका कि वो बेल, आपका बिल्कुल ठीक बात है कि आपका जो एसच जो बेल है वो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ आपका इनोसेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे जो हम जैसे एंटी टेररिज्म ट्विस्ट आता है, व्हाई देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी बैरियर्स टू बेल। तो उसमें जैसे आपने सही बताया कि जैसे कुछ आपके स्पेशल एक्ट है आपके, फॉर एग्जांपल ऊपा का जो एक्ट है उसके अंदर वो बेल डिनाइड है। देन प्राइमा फेसी बार, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, प्राइमा फेसी बार अगर अक्यूज्ड इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ सच क्राइम, तो उसने किया ही है। तो प्राइमा फेसी अगर आपके जैसे आपके पुलिस आपके जो रूल आपके जो रजिस्टर है एफआईआर उसके अंदर आपका ये प्रूफ कर लेती है, तो तब आपको बेल डिनाई कर सकते हैं। फिर रिवर्स बर्डन वाला जो आपका डिलेमा है, इसमें रिवर्स बर्डन का है, जो रिवर्स बर्डन है आपका, बिकॉज आपका जो नॉर्मल केसेस जो होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव कि ये क्यों इसको बेल डिनाई करनी चाहिए, बट हियर द अक्यूज हिमसेल्फ हैज टू प्रूव कि यार व्हाई आई एम नॉट गेट, व्हाई आई हैव दिस राइट ऑफ बेल। ठीक है, तो वो वाली चीज आप करना। फिर आपका पनिशमेंट बाय प्रोसेस है। अब मैं आपका इसके तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन है, बिकॉज आर्टिकल 21 सेज दैट वी हैव द राइट टू स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस, ये सब मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आए थे वो है पनिशमेंट बाय प्रोसेस, बिकॉज जो टेरर एक्टिविटीज है आपके, ये और भी आपके जो एक्टिविटी, ड्रग एंड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दे आर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। ठीक है, आपके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे जो केसेस है आपके वो बहुत सालों तक चल जाते हैं जी, जिसके कारण क्या होता है आपका इनकार्सरेशन विदाउट एनी कन्विक्शन आपका होता रहता है। ठीक है, या प्री ट्रायल पनिशमेंट जैसी चीज है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप कुछ बता सकें? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अगर आप भारतीय न्याय संहिता को देखिएगा तो उसमें ये प्रोविजंस है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने टोटल पनिशमेंट का विदाउट गेटिंग द रियल कन्विक्शन, अगर वो 50% तक जेल में रह चुका है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब ये जो एक्सेप्शनल आपके मैटर्स हैं, जैसे जो आपके इसमें टेररिज्म एक्टिविटी वाले, टेररिस्ट एक्टिविटी वाले मैटर्स को अगर आप देखिएगा
तो ये अपवाद के रूप में इनको बनाया गया है। कारण क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसी को सिद्ध करना होता है कि हम इनोसेंट हैं। अब इतना संभावना नहीं होता कि वो आपके एक तरह से कोर्ट के परिसर के अंदर रह के, क्योंकि ये जो प्रोविजंस हैं बहुत कठोर हैं। इसमें आप देखिएगा कि आपको कहा गया है कि यू विल बी गिवन द राइट टू एडवोकेट बट व्हेन द कोर्ट परमिट्स। अच्छा, इसमें यह भी है कि आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया, उसका भी कोई मैंडेट नहीं है, कोई डेट आपका फिक्स नहीं है। तो 3 महीने तो बिना किसी बात के गिरफ्तार रह सकते हैं आप। 3 महीने के बाद ये बोला गया है कि 3 जज बेंच बनाया जाएगा। उस 3 जज बेंच में जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट आपके उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और 2 और जजेज होंगे हाई कोर्ट के। तो वो फिर सुनेंगे, सुनने के बाद आपको राइट टू एडवोकेट देंगे, राइट टू नो व्हाई यू हैव बीन अरेस्टेड, वो सब आपका है, रीजंस ऑफ अरेस्ट, रीजंस ऑफ अरेस्ट। तो ये जो चीजें हैं ये खुद ही इतनी ज्यादा कठोर बन जाती हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपना इनोसेंस प्रूव ही नहीं कर सकता जल्दी। तो जब इनोसेंस प्रूव ही नहीं कर सकता तो जेल में रहेगा ही रहेगा, बेल का फिर कोई ग्राउंड नहीं बनता जल्दी। तो इस वजह से, और स्टेट का जो नेचर है, जैसे ही उसे पता चलता है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में या टेररिस्ट एक्टिविटी में कोई आ रहा है, तो वो सारे सपोर्ट जो आपकी और पॉसिबिलिटी है वो देने का प्रयास नहीं करती है। तो ये भी आपका एक बात आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो आपके टाइम है वो ज़्यादा लगता है ऐसे मामलों में। लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ और सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। जैसे अगर आपका केस का ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ 2 साल तक या 5 साल तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो फिर उसमें बेल का प्रोविजन होगा, जो अभी गोन्साल्विस केस में ऐसी बातें आएंगी। तो आगे देख लेते हैं आप। यही है कि व्हाट नेक्स्ट में यही है कि द मेन कॉन्फ्लिक्ट हियर इज bail is the rule and jail is the exception. ठीक है, but anti-terror laws represent a delicate balance between individual liberty and national security. और मेन जो contentious point है आपका वो आपका section 43D5 है। अब recent जो judicial trend रहा उसमें we have proved this, या judiciary have proved this thing that Article 21 cannot be fully overridden by any statutory आपका law। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, जैसे ऊपा संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम है और संविधान हमारे देश में सर्वोपरि है। तो ऊपा को हर हाल में संविधान के अनुसार होना चाहिए। आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसी में आप देखिएगा सारे लीगल राइट्स आपको मिलते हैं, जैसे राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट 3rd डिग्री, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। ठीक है, तो आपके राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है हमारे यहाँ पे, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी एक कंडीशन है, उस कंडीशंस को फॉलो करके आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो ही नहीं सकता किसी आदमी का। तो ये सब कुछ प्रोविजंस आपके हैं जो कि आपके आर्टिकल 21 में है। तो 21 जो आपका है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, ऊपा एक्ट है, तो ऊपा कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 21। ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई इंडिविजुअल लिबर्टी और जो नेशनल सिक्योरिटी उसमें डेलिकेट बैलेंस बनाना की जरूरत है। पर अगर इस बैलेंस की बात करें तो हम ये मान के चले कि सुप्रीमेसी विल बी गिवन टू आर्टिकल 21। मोस्ट प्रॉब्ली कोर्ट्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड सुपरमेसी टू आर्टिकल 21, इसीलिए आपके जाने जाते हैं हमारे न्यायालय। तो हमारे न्यायालय अधिकारों को लेकर बड़े सजग हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके कुछ ऐसे मामले हैं जहां पे इनोसेंसी की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, ऑन द फेस वैल्यू ही समझ में आ रही है कि ये अपराध किया गया है और कुछ ठोस सबूत भी आपके हैं, तो फिर संभावनाएं नहीं है। जी, अब सर ये जो बैलेंसिंग एक्ट की आपने बात करी तो उसमें जैसे आपने बहुत अच्छा बताया मैंने नजीब रूल के बारे में। यहाँ पे आपका ऊपा का डायरेक्ट आपका यही है कि अगर इफ द ट्रायल डज नॉट बिगिन विद इन 2 years या आपका ट्रायल पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा विद इन 5 years, देन बेल शुड बिकम अ राइट। ठीक है सर, फिर अब ये ग्रैनुलर ग्रेडिंग ऑफेंस ये क्या चीज़ है? देखिए ग्रैनुअल ग्रेडिंग ऑफ ऑफेंस में जैसे हमारे यहाँ पे बड़े सारे डॉक्ट्राइंस हैं जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है। तो उसमें अब पनिशमेंट में अगर आप देखिएगा कि एक व्यक्ति होता है जो क्राइम करता है, एक व्यक्ति होता है जो उसको इंस्टिगेट करता है, अबेटमेंट टू क्राइम। तो अबेटमेंट टू क्राइम और क्राइम करने वालों को लगभग आपका बराबर पनिशमेंट दिया जाता है, कुछ मामलों में अंतर भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो और ग्रेडिंग का एक और मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे जो आपके डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है
अनुपातिकता का Judiciary जो like आपका abuse करना हाँ सिद्धांत है, Yes. उसमें यह है कि भाई अनुपात के अनुसार दंड दो। दंड। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसी उसको के- पनिशमेंट मिलना उसी चाहिए। के किसी ने promotion। क्राइम के बारे में सोचा है, मनसा है, उसने प्रिपरेशन किया, तो उसका अभी अपराध उतना नहीं है। जैसे अपराध में अगर आप देखिएगा क्राइम में तो कई सारे स्टेजेज हैं। Yes, sir. वन इज इंटेंशन, Intention. अनदर वन इज प्रिपरेशन, थर्ड वन इज Execution. अटेम्प्ट Attempt. एंड फोर्थ वन इज एग्जीक्यूशन। तो पहला तो आपका मनसा बना, फिर प्रयास किया, आपने सारे साजो सज्जा आपने तैयार किए, फिर प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उसको एग्जीक्यूट ही कर दिया। तो ये 4 चरण हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके हमारे यहाँ पे जनरली पनिशमेंट किस पे होता है, आइदर इन 3rd स्टेज, आइदर इन 4th स्टेज। अगर आपने अपराध के अटेम्प्ट किया है या अपराध कर दिया है, इंटेंट पे, और इंटेंट पे जनरली पनिशमेंट नहीं होता, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मनसा तो कोई जांचने की कोई विषय ही नहीं बन पाती जल्दी। प्रयास में भी कोई दंड नहीं बनता, लेकिन ऐसे प्रयास जिसमें आपने देश के विरोध काम किया है, ऐसे प्रयास जिसमें भारत की अखंडता एकता को चुनौती दिया है, ऐसा प्रयास जिसमें जाली नोट छापने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रयास जिसमें मानव तस्करी कर रहे हैं, इन प्रयासों में आपको दंड हो जाएगा। जैसे अभी आपके हरियाणा के आसपास में जाली नोट का एक पूरा सिंडिकेट मिला था, तो उसमें अब जाली नोट आप छापे नहीं हैं, मशीन बस रखे हैं, तो भी आपको पूरी तरह से कल्प्रिट माना जाएगा। तो ये बात आप Depend करता है on the तो crime. ये जनरल ग्रेडिंग ऑफ ऑफेंस हो सकता है, इसमें ग्रेडिंग किया जा सकता है। फिर ठीक सर है? ये स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी की बात करते हैं जी। जैसे आपने ये जो हाँ, चार्जेस गोंसाल्विस केस आपका है, जिसमें ये भीमा कोरेगांव का नाम आप सुने होंगे। भीमा कोरेगांव केस आपका रहा है। जिस भीमा कोरेगांव केस में अगर आप देखिएगा तो ये गोंसाल्विस केस आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 का आपका रहा है, जिसमें इनको 5 साल तक लगभग आपके रखा गया जेल के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अल्टीमेटली फिर रिहा कर दिया इस ग्राउंड पे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोई पूर्ण तथ्य आपके नहीं प्रदान कर पा रहे। अर्बन नक्सलिज्म से अर्बन नक्सल वाला जो आपका भीमा कोरेगांव वाला केस था, इनके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मिले थे, उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए कुछ किताबें, कुछ तथ्य थे, तो उसी बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि ये ग्राउंड नहीं बन सकता आपका। एक और केस आप देख सकते हैं, नंबी नारायण का कोई केस उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो 1994 का मामला, नेशनल एनएसए का मामला है, तो इसमें भी इनको आपके एक तरह से 50 दिनों तक आपके रखा गया, जिसकी वजह से इनकी पूरी जो कैरियर थी वही खत्म हो गई। ऑल्दो उसके बाद कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन मिला, बट वंस योर कैरियर हैज बीन स्पॉइल्ड, नो मॉनेटरी कंपनसेशन कैन कंपनसेट दैट। तो वो बातें आपकी हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के गवर्नमेंट को या आपके कोर्ट्स को इस सारे बातें आपके ध्यान में रखने, जैसे आपका यहाँ पे नजीब रूल पे फोकस करना चाहिए कि भाई 2 इयर्स आपका अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ और 5 साल में अगर खत्म नहीं हुआ तो बेल दे दीजिए, ग्रेडिंग ऑफ ऑफेंस कर दीजिए, फिर आपके यहाँ पे स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी एट चार्ज फ्रेमिंग ये भी आपको करना है। ठीक है, सनसेट क्लॉजेज आपके हैं। सनसेट क्लॉजेज में बेसिकली आप कुछ ऐसे लॉज बनाइए जो एक निश्चित समय में ऐसे मामलों को तय कर दें। हाँ, टाटा सनसेट क्लास था, उसके अंदर था कि 10 साल में अपने आप समाप्त हो जाए। कोटा भी ऐसे कैसे ही आपका? कोटा तो नहीं था, कोटा को तो रिपील किया गया था 2004 में, आपके एनडीए गवर्नमेंट ने बनाया, यूपी गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया उसको। सो ऑल इन ऑल आपका क्या मानना है कि इस केस में आपको बेल मिलनी चाहिए? देखिए, इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस, और बेल शुड बी गिवन, जनरली बेल शुड बी द रूल। कोर्ट भी यही कह रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें केवल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस में ही उनको इतने लंबे समय तक जेल में रख दिया जाता है कि उनकी सजा से ज्यादा उनको जेल में रख दिया जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि वो इनोसेंट रहे। ऐसे बड़े सारे केसेस आपको मिलेंगे, 20-20 साल 30-30 साल तक जेल में रहे, और जब बाहर आए उसके बाद पता चला कि इनोसेंट। तो अब ये टेररिस्ट एक्टिविटी में ऐसी होने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ट्रायल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपके उसमें एक तरह से चार्ज फ्रेमिंग नहीं प्रॉपर हो पा रहे हैं, आपको जो तथ्य है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो 2 साल का केस मतलब अगर स्टार्ट नहीं हुआ है ट्रायल और 5 साल तक अगर ट्रायल पूरा नहीं हो रहा तो बेल दिया जा सकता है। थैंक यू सर, आज का हमारे इन्फॉर्मेटिव ज्ञान देने के लिए।
बाकी फिर आपको कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक ठीक है दर्शकों, आपसे Thanks. आज विदा लेते हैं। ठीक है, कल ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।